Hello viewers, this is Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexologist as you know. आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, बात करने वाले हैं मेल इनफर्टिलिटी या इसी तरीके से उसको कह सकते हैं कि पुरुष बांझपन। इसके क्या मेन कॉजेज़ हैं, क्या असल इसके जो सबसे ज़्यादा कॉमन पाए जाने वाले जो सबब हैं, आज हम उसके बारे में बात करेंगे कि किन किन वजूहात की बिना पर, किन किन असबाब की बिना पर किसी शख्स में ये कंडीशन डेवलप हो सकती है। इससे पहले कि हम बात करें, कुछ लोगों में इस तरह की कंडीशन डेवलप हो जाती है जिस तरीके से आदमी को दूसरी हेल्थ की कंडीशन आती हैं, बीमारियां होती हैं जिसके मेडिकल कॉजेज़ होते हैं, इसी तरीके से सेम ये भी एक बीमारी है, डिज़ीज़ है, इसके भी मेडिकल कॉजेज़ होते हैं, असबाब होते हैं। किसी शख्स का इसमें कोई ज़ाती तसर्रुफ़ नहीं होता कि उसकी वजह से या उसकी गलती की वजह से किसी शख्स में ये कंडीशन डेवलप हो जाए। जिस तरीके से दूसरी डिज़ीज़ और बीमारियां होती हैं, इसी तरीके से मेल इनफर्टिलिटी, पुरुष बांझपन भी एक तरह से बीमारी और डिज़ीज़ है। इसमें किसी की कोई गलती नहीं होती। लिहाजा बहुत सारे लोगों को मैंने ये कहते हुए सुना है कि इस तरह के जो कंडीशन डेवलप हो जाती हैं तो उनको लोग बुरी नज़र से देखते हैं, उनको बुरा भला कहते हैं, बांझपन, बांझ कहते हैं, नामर्द कहते हैं। इस तरह की और भी दूसरी जो गालियाँ होती हैं उनको दी जाती हैं, उनको बुरा भला कहा जाता है। तो ये कंडीशन किसी के साथ भी हो सकती है। ये मेडिकल डिज़ीज़ हैं, इसके पीछे फैक्टर्स और कॉजेज़ होते हैं। तो इस तरीके से किसी को उल्टा सीधा नहीं कहना चाहिए। जिस तरीके से शरीर में दूसरी बीमारियां लाहिक हो जाती हैं, उसी तरीके से ये भी बीमारी ही है। तो इसको एज़ ए डिज़ीज़, एज़ ए बीमारी ही समझना चाहिए। किसी को इसके बीमारी की वजह से, इस डिज़ीज़ की वजह से किसी को उल्टा सीधा नहीं कहना चाहिए या उनके बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए। ये हम इस वजह से कह रहे हैं कि एक पेशेंट ने अपनी दुख भरी कहानी हमको सुनाई है, तो उनकी कहानी को सुन करके बहुत ज़्यादा हमें अफसोस हुआ। इस वजह से हम ये आपको बता रहे हैं। बाकी हम आते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ कि पुरुष बांझपन या फिर मेल इनफर्टिलिटी जो है, इसके मेन कॉजेज़ क्या हैं, किस वजह से किसी शख्स में हो सकती है और इसके जो पॉसिबल ट्रीटमेंट हैं वो क्या, उसके ऑप्शंस क्या क्या हैं, क्या आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो सबसे पहले देखा जाए तो मेल इनफर्टिलिटी का जो सबसे मोस्ट कॉमन कॉज आज के दौर में मिल रहा है वो है सबसे पहले नंबर पे ईडी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन। इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या होता है कि पेनिस में जो हार्डनेस और तनाव होना चाहिए सेक्सुअल इंटरकोर्स के दरमियान, वो उतना नहीं होता, जिसकी वजह से सेक्सुअल इंटरकोर्स वो परफॉर्म नहीं कर पाते और फिर उनका जो सीमेन है वो डिस्चार्ज नहीं होता जहाँ पे होना चाहिए। इस वजह से उनके यहाँ मेल इनफर्टिलिटी हो जाती है, इसके पीछे के बहुत सारे कॉजेज़ हैं कि किसी शख्स में इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्यों होता है। इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर और कॉजेज़ हैं, ऑलरेडी हमने डिस्कस भी किया है। कई तरह का इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी होता है। कुछ लोगों में स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी की वजह से ये चीज़ें होती हैं, कुछ लोगों में साइकोलॉजिकल हो जाता है, ये साइकोलॉजिकल इरेक्टाइल डिसफंक्शन। कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा जो सोचते रहते हैं, अंडर प्रेशर रहते हैं, तो उन लोगों में इस तरह की कंडीशन डेवलप हो जाती हैं। ख़ास तौर से इरेक्टाइल डिसफंक्शन का जो सबसे ज़्यादा मेन कॉज आजकल मिल रहा है, सबसे ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट, वो है डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 2। स्पेशली डायबिटीज़ जिन लोगों को होता है उन लोगों में चल करके आगे इरेक्टाइल डिसफंक्शन डेवलप हो जाता है, या फिर जिनके यहाँ टाइप 2 डायबिटीज़ की हिस्ट्री होती है, फैमिली हिस्ट्री होती है, उन लोगों में भी ईडी डेवलप होने के चांसेस होते हैं। एक तो ये कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन की वजह से भी मेल इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा कॉमन है। दूसरा एक हेल्थ कंडीशन है जिसको हम लोग वेरिकोसील के नाम से जानते हैं। हमारे बॉडी में दो तरह की रगें, दो तरह की नसें होती हैं। कुछ का काम होता है कि ब्लड को हार्ट से, हमारे कल्ब जो है, जो दिल है, इस दिल से खून को दूसरे पार्ट्स की तरफ पहुंचाना, और दूसरी जो रगें होती हैं उनका काम होता है कि उन पार्ट्स से, बॉडी पार्ट से गंदे खून को हमारे हार्ट की तरफ लाना। हमारे जो स्क्रूटम में जो वेंस होती हैं उनमें वॉल्व्स होती हैं। उन वॉल्व्स के ख़राब होने की वजह से कई मरतबा ऐसा होता है कि उनमें वो रगें जो होती हैं वो फूल जाती हैं। वो जो वॉल्व्स होती हैं वो खून को हमारे हार्ट की तरफ पहुंचाने में हेल्प करती हैं, मदद करती हैं,
क्योंकि एक बारगी सारा खून तो नहीं जा सकता, वो स्टेप बाय स्टेप बढ़ता है। तो वॉल्व्स का काम ये होता है कि एक स्टेप में ब्लड आगे बढ़ा, फिर वो वॉल्व्स उस ब्लड को उतना रोक लेती हैं। दोबारा से जब हार्ट हमारा बीट करता है, फिर से वो ब्लड आगे बढ़ता है, फिर जो आगे की वॉल्व्स होती हैं वो ब्लड को रोक लेती हैं। इस तरीके से वो ब्लड फ्लो जो है वो मेंटेन रहता है। लेकिन कुछ लोगों में हेल्थ की कंडीशन की वजह से वो जो वॉल्व्स हैं अपना काम करना बंद कर देती हैं, या कुछ लोगों में कंजेनाइटल भी हो सकता है, जब से पैदा होते हैं तब से ही उनकी वॉल्व्स ख़राब होती हैं। वो तो फिर वहाँ का जो सर्कुलेशन है वो डिस्टर्ब हो जाता है, ब्लड फ्लो सही होता नहीं है। वहाँ की जो रगें होती हैं वो या तो फूल जाती हैं या गुच्छे की शक्ल में हो जाती हैं, जो कि ऊपर से भी स्क्रूटम से भी हम उसको देख सकते हैं। इसकी टोटल 4 ग्रेड्स होती हैं, वेरिकोसील की 4 ग्रेड्स होती हैं। दोनों तरफ हो सकता है, जिसको हम लोग बायलेटरल कहते हैं, या किसी एक तरफ भी हो सकता है। तो वेरिकोसील की वजह से बहुत ज़्यादा कॉमन है कि स्पर्म जो होते हैं उनके वो डेड हो जाते हैं। स्पर्म उनके डेड निकलते हैं, एजैकुलेट भी अगर होते हैं तो वो डेड होते हैं। तो ऐसी सूरत में भी इनफर्टिलिटी हो जाती है। तो ये 2 कंडीशन हो गई, एक हो गई वेरिकोसील, एक हो गई इरेक्टाइल डिसफंक्शन। तीसरा जो सबसे ज़्यादा कॉमन है आजकल वो है लो स्पर्म काउंट, स्पर्म काउंट का कम होना, जिसको हम लोग ओलिगोस्पर्मिया के नाम से जानते हैं। या फिर वेरिकोसील, मैंने आपको बताया था, उस वेरिकोसील की वजह से बहुत सारे लोगों में नील स्पर्म काउंट की कंप्लेंट हो जाती है, जिसको हम लोग एजोस्पर्मिया के नाम से जानते हैं, एजोस्पर्मिया। तो बहुत दफ़ा तो ऐसा होता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है उसी में कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाती है, तो जिसकी वजह से नए स्पर्म फॉर्म नहीं होते, नए स्पर्म जो है उनके बनते नहीं हैं, डेवलप नहीं होते। लेकिन कुछ लोगों में ऐसा होता है कि स्पर्म तो उनके बनते हैं, जनरेट होते हैं, नए स्पर्म उनके डेवलप होते हैं, लेकिन ट्रांसपोर्ट का जो प्रोसेस है उसमें कहीं ना कहीं रुकावट आ जाती है, जिसकी वजह से या तो स्पर्म बाहर नहीं आ पाते, या फिर बाहर आते भी हैं तो वो डेथ होकर के बाहर आते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, मरे हुए बाहर आते हैं। तो ऐसी सूरत में भी कंसीव नहीं होता है। तो ये कुछ ज़रूरी जो कॉज हैं जो बहुत ज़्यादा कॉमन हैं, वो हमने बताया आपको कि 3 कॉज इनफर्टिलिटी के बहुत ज़्यादा कॉमन हैं। एक तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन, दूसरा वेरिकोसील, और तीसरा हमने आपको बताया कि लो स्पर्म काउंट या नील स्पर्म काउंट। अब अगर हम बात करें कि इनके ट्रीटमेंट के क्या ऑप्शंस हैं, कैसे आप इनको ट्रीट कर सकते हैं, तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन देखा जाए तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन अगर आपको डेवलप हो जाए तो एलोपैथ में इसके लिए काउंसलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। वो किसी भी पैथी में हो, चाहे एलोपैथ मॉडर्न में हो या फिर किसी अल्टरनेटिव मेडिसिन्स जो हैं, चाहे वो आयुर्वेद हो, यूनानी हो, होम्योपैथ हो। तो चूँकि इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है ज़िंदगी में एक मरतबा कभी ना कभी हर शख्स को ऐसा फ़ील होता है कि वो ईडी के मर्ज़ में मुब्तला हो गया है, उसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया है। ये एक टेम्परेरी इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। अगर उनकी काउंसलिंग सही से हो जाए, उनको समझा दिया जाए, सारी चीज़ें हो जाएं सही, तो ख़ुद ब खुद उनका इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है वो सही हो जाता है, किसी तरह की मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन दूसरा जो होता है, जो डिज़ीज़ की कंडीशन की वजह से होता है, चूँकि इरेक्टाइल डिसफंक्शन का जो मेन कारण होता है वो ये होता है कि ब्लड फ्लो उनका जो है वो सही नहीं होता। चूँकि इरेक्शन होता ही है हमारा ब्लड फ्लो के बढ़ने की वजह से, ब्लड के वहाँ पे स्टिमुलेट होने, वहाँ पे इकट्ठा होने की वजह से वहाँ पे जो है इरेक्शन होता है। लेकिन ये इरेक्शन जो होना, हमारा जो कंट्रोल होता है वो हमारे नर्व से होता है। तो कहीं ना कहीं हार्मोनल इम्बैलेंस का भी इसमें बहुत ज़्यादा हाथ होता है। हार्मोनल इम्बैलेंस अगर किसी शख्स में हो गया है तो उन लोगों में भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो अगर हम ट्रीटमेंट के ऑप्शंस की बात करें कि अगर टेम्परेरी किसी शख्स में इरेक्टाइल डिसफंक्शन है तो बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है उसके लिए। लेकिन ज़रूरी ये है कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, तभी वो चीज़ कंफर्म हो सकती है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन अगर आपको है तो वो कौन सा है, उसके लिए फिर क्या बेस्ट ट्रीटमेंट के ऑप्शंस हैं। तो बेहतर ये है कि आप ख़ुद से कोई मेडिसिन ना लें, इसके लिए आप अपने सेक्सोलॉजिस्ट जो डॉक्टर हैं आप उनसे कंसल्ट करिए। अगर आपके यहाँ नहीं हैं तो आप हमसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। डिस्प्ले पे आपको नंबर हमारा दिखेगा, इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट बुक करके आप हमसे कंसल्ट ज़रूर करिए। इन डिज़ीज़ का प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर टेम्परेरी आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, हल्की फुल्की काउंसलिंग से ही काम हो जाता है। लेकिन मॉडर्न पैथी में फिर अगर आपको परमानेंट इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया है,
लॉन्ग टर्म जिसे कह सकते हैं हम लोग, इरेक्टाइल डिसफंक्शन अगर आपको हो गया है तो फिर उसके लिए वैग्रा वगैरह जो सिल्डेनाफिल है, टेडालाफिल है, ये मेडिसिन वहाँ पर प्रिस्क्राइब की जाती हैं, जो कि सही नहीं होती एक तरह से देखा जाए, लेकिन मजबूरी ये है कि वहाँ पर इसके अलावा कोई और दूसरा चारा नहीं है, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं इसको ट्रीट करने के लिए। या फिर अगर मेडिकली ट्रीट करेंगे तो ये मेडिसिन्स हैं, या फिर उसका सर्जिकली ट्रीटमेंट भी हो सकता है। पेनाइल इम्प्लांटेशन वगैरह कराते हैं वो लोग, वो भी करा सकते हैं। लेकिन बेहतर ट्रीटमेंट का ऑप्शन जो है वो ये है कि आप आयुर्वेद या फिर यूनानी में इसको हर्बल दवाओं के थ्रू इसको ट्रीट करें, क्योंकि मॉडर्न पैथी में इरेक्टाइल डिसफंक्शन को साइकोलॉजिकल डिजीज़ माना जाता है। वहाँ ये समझते हैं कि ये आदमी का वहन और गुमान होता है जिसकी वजह से किसी शख्स में इरेक्टाइल डिसफंक्शन आता है। अगर उसको सही से समझा दिया जाए, उसका जो वहम और गुमान है उसको हटा दिया जाए तो ये सही हो जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ अल्टरनेटिव मेडिसिन में, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, ये प्रॉपर वे में एक डिज़ीज़ होती है, बीमारी होती है, जिसका पूरे कॉजेज़ हमारे यहाँ हमारे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इसके असबाब और कॉजेज़ हैं। फिर इसके ट्रीटमेंट का पूरा एक उसूल बनाया गया है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है कि कैसे ट्रीटमेंट करना है। तो हमारे यहाँ एक प्रॉपर ये डिज़ीज़ है, तो अब जाहिर सी बात है जब हमारे यहाँ ये प्रॉपर डिज़ीज़ है तो इसका ट्रीटमेंट भी हमारे यहाँ प्रॉपर वे में ही होता है। तो बेहतर है कि जैसे आप लोगों को बताया हमने कि मुनासिब यही है कि आप अल्टरनेटिव मेडिसिन में इसका ट्रीटमेंट लें, लेकिन दूसरे जो डॉक्टर्स हैं जो सही जानकारी नहीं रखते, जो नीम हकीम होते हैं, उनसे आपको बचना चाहिए, क्योंकि वो लोग आपको आपकी इस कंडीशन में और ज़्यादा ख़राबी भी लायक कर सकते हैं। वो जो दवाएं देंगे हो सकता है कि उनके साइड इफ़ेक्ट भी आपको हो जाएं। एक बात तो ये। दूसरी बात, अगर हम वेरिकोसील की बात करें तो वेरिकोसील का टिल डेट अभी तक इतना अच्छा मेडिसिन के थ्रू कोई इलाज अवेलेबल नहीं है कि जिससे हम वेरिकोसील को ट्रीट कर सकें। लेकिन वेरिकोसील की वजह से जो कॉम्प्लिकेशन आती है सबसे ज़्यादा वो ये होती है कि ओलिगोस्पर्मिया या एज़ोस्पर्मिया उनके अंदर डेवलप हो जाता है, यानी कि स्पर्म काउंट उनका या तो कम हो जाता है या बिल्कुल नील हो जाता है। तो इस स्पर्म काउंट को बढ़ाने के लिए हम ट्रीटमेंट उनको दे सकते हैं। हमारे यहाँ ऑप्शंस हैं इसके। स्पर्म काउंट लोगों का वेरिकोसील रहते हुए नॉर्मल होता है, उनके वाइफ कंसीव भी होती हैं। तो अगर इस तरह की कंडीशन है तो आप कंसल्ट ज़रूर करें हमसे। वेरिकोसील रहेगा उसका तो बहुत अच्छा इलाज नहीं है अभी तक, लेकिन इसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशन आती है कि उनका स्पर्म काउंट जो है कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है, तो उसको ट्रीट किया जा सकता है, स्पर्म काउंट उनका नॉर्मलाइज़ किया जा सकता है। एक तो ये। बाकी दूसरे और भी टेस्टोस्टेरोन की कमी की वजह से या फिर दूसरे हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से किसी शख्स में लो स्पर्म काउंट या फिर नील स्पर्म काउंट हो सकता है उनको वेरिकोसील ना हो। वेरिकोसील ना होने के बावजूद उनका जो स्पर्म काउंट है वो कम हो जाए या फिर ख़त्म हो जाए। तो इसका सक्सेसफुल ट्रीटमेंट जो है वो यूनानी पैथी में ऑलरेडी अवेलेबल है। सक्सेसफुल ट्रीटमेंट के लिए आप कंसल्ट करिए, आपको सक्सेसफुल ट्रीटमेंट इंशाल्लाह मिलेगा। श्योरिटी के साथ हम कहते हैं बहुत सारे केसेस अल्हम्दुलिल्लाह नील स्पर्म काउंट या फिर लो स्पर्म काउंट के ऑलरेडी ट्रीट हुए हैं, और इसका बिल्कुल यूनानी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ट्रीटमेंट है जो कि बिल्कुल सक्सेसफुल है। तो इसके लिए तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह की जो कंडीशन है जो मैंने आपको बताया है, इसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट क्या है, क्या ट्रीटमेंट के ऑप्शन है, वो मैंने सब बता दिया आपको। आप एक मरतबा इनको ज़रूर अवेल करिए। बाकी आप को अगर इस तरह के इश्यूज़ हैं तो इधर उधर मत परेशान हो, अपने बेस्ट सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के जो डॉक्टर हैं आप उनसे कंसल्ट करिए। इसका प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट होता है, इलाज हो जाएगा, आपके यहाँ आपकी वाइफ कंसीव हो जाएंगी। तो थैंक यू वेरी मच। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे किसी दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे किसी दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।